हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रधानमंत्री का पद, उसका कार्य, उसकी शक्तियाँ, इसके बारे में जाना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम देखते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक हो गया। इससे पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक जो प्रावधान हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वह क्या क्या हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 74 यानी कि अनुच्छेद 74 जो है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 74 क्या है। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक हो गया। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति है उसकी जो स्थिति है वह अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है, वह किसकी सलाह पर कार्य करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक हो गया। इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75। अब अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब भारत का राष्ट्रपति करेगा तो कैसे करेगा, प्रधानमंत्री का जो अपनी नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति अपने मन के अनुसार नहीं कर सकता है, वह करेगा जो लोकसभा में जो बहुमत दल होगी। ठीक हो गया। यानी कि जो बहुमत दल होगा, यानी कि जो या गठबंधन के द्वारा या बहुमत, पूर्ण बहुमत के द्वारा, जिस दल पार्टी को पूर्ण बहुमत या गठबंधन के माध्यम से बहुमत प्राप्त होगा, उसी दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और जो अन्य मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, परंतु उसके लिए उसको प्रधानमंत्री सलाह देता है। यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन, भारत का राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है हमने कह दिया है, लेकिन उसके लिए 91वां संविधान संशोधन यानी कि 91वां संविधान संशोधन यह हुआ था कब, 2003 में। 2003 में कौन सा संविधान संशोधन, 91 यानी 91वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कहा गया कि जो केंद्रीय मंत्री होंगे, यानी कि जो मंत्री होंगे, उनकी जो संख्या होगी वह कुल, यानी कि कुल जो लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर भारत में कुल लोकसभा की जो सीटें हैं, उन कुल सीटों का कितना, 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक हो गया। यानी कि 15% से अधिक इनकी संख्या नहीं होगी। यह प्रावधान कब कहा गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया कि जो मंत्री होंगे, ठीक हो गया, यानी कि केंद्रीय जो मंत्री होंगे, उन मंत्रियों की जो संख्या होगी वह कुल जो लोकसभा की जो सीटें हैं, उन लोकसभा की सीटों का 15% ही इनकी क्या होगी, संख्या होगी। किसको मिला करके, प्रधानमंत्री सहित। ठीक हो गया। इसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होगा। ये प्रधानमंत्री सहित क्या होगा, इनकी संख्या कितनी होगी, 15% होगी। यह कहा गया 91वां संविधान संशोधन में। अब उसके बाद बात आती है, अब उसके बाद 76 हमने छोड़ा हुआ है, इसको हम कब बताएंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय हम पढ़ाएंगे उसके बाद हम इसको बताएंगे 76। ठीक हो गया। जिसमें भारत का क्या है कि कौन है महान्यायवादी है। ठीक हो गया। इसको तभी आप समझ सकते हैं, इसमें अगर न्यायालय के बारे में पढ़ाएंगे, उनके जो न्यायाधीशों के बारे में पढ़ाएंगे, उसकी योग्यताओं के बारे में पढ़ाएंगे, तो उससे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। उसके बाद था अनुच्छेद 77, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। ठीक हो गया। यह कार्यवाही का संचालन जो है यह कहा गया था किसमें, 77 अनुच्छेद 77 में। ठीक हो गया। यानी कि भारत सरकार की समस्त जो कार्रवाई होंगे वो किसके नाम से होंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यह कहा गया किसमें, अनुच्छेद
किसमें, अनुच्छेद 77 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 78। अब अनुच्छेद 78 भी मैंने पढ़ा दिया है। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब इसके कर्तव्य क्या क्या होंगे, जो भी लोकसभा में जो भी कार्यवाही होगी, उस कार्यवाही की जो सूचना होगी यह किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। यानी कि इसके कर्तव्यों के बारे में इसके में क्या किया गया है, बताया गया है। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है अभी भी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। अब उसके बाद आती है अनुच्छेद 88 यानी कि 88। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि संसद में मंत्रियों के अधिकार। ठीक हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक हो गया, केंद्रीय मंत्री परिषद हम पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ पार्ट हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, अनुच्छेद 88 में इनके बारे में क्या कहा गया है, संसद में मंत्रियों के अधिकार। ठीक हो गया, यानी कि संसद में मंत्रियों के अधिकार क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक हो गया। अब आपने देखा होगा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वह प्रत्येक मंत्री को कहाँ पर होती है, प्रत्येक मंत्री को सदन में। अब किस सदन में, या तो मंत्री कहाँ से हो सकता है, राज्यसभा से हो सकता है या लोकसभा से हो सकता है। ठीक हो गया, मंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, उच्च सदन या निम्न सदन से। तो उसको सदन में बोलने की क्या है, आज़ादी है। और कार्यवाही में भाग लेने की भी क्या है, पूर्ण आज़ादी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है उस टाइम पे क्या होता है, हंगामा हो जाता है, लोग आपस में भिड़ने लग जाते हैं। ठीक हो क्या, तो ये उसका क्या है, उनका क्षेत्राधिकार है, यानी कि उनको आज़ादी है। इस बार में कहा गया है कि 88 में कहा गया है कि उनको पूर्ण रूप से आज़ादी है, किसमें, सदन में बोलने की और उसमें भाग लेने की। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया है कि बैठक में भी भाग लेने का अधिकार है। ठीक हो गया, क्या है कि वह जो संसद में संयुक्त जब बैठक की जाती है, ठीक हो गया, किसके द्वारा संयुक्त बैठक की जो बुलाया जाता है, वह किसके द्वारा बुलाया जाता है, वह बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन, संयुक्त अधिवेशन। और प्रश्न इसमें ये भी पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन में जो अध्यक्षता है वह कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक हो क्या, लोकसभा अध्यक्ष की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो जो मंत्री है, मंत्री को इन संयुक्त बैठक में भी बैठने का क्या है, अधिकार है। अगर वह किसी समिति का सदस्य है तो उसमें भी बैठने का उसको अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार उसको नहीं होता। अगर वह किसी सदन में बैठा है, मंत्री है, अगर वह लोकसभा से क्या है, बना हुआ है, इनके लोकसभा का सदस्य है और वह मंत्री है, तो वह क्या कर सकता है, लोकसभा में भाग लेगा और वहाँ पर वोट भी देगा। और मंत्री है वह राज्यसभा में भी क्या हो सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वह सदस्य किसका है, तो लोकसभा का है, तो वह राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मंत्री हैं वह किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और किसी भी समिति में अगर वह उसका सदस्य है तो वहाँ पर बैठ सकते हैं, परंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक हो गया, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या है, मंत्रियों का क्या है, अधिकार इसमें दिया गया है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। ठीक हो गया, इनकी जो मंत्रियों के द्वारा सलाह दी जाती है किसको, भारत के राष्ट्रपति को, उसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी है उसको हम समझते हैं। ठीक हो गया, तो अनुच्छेद आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 74। अब आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। ठीक है, यह कहा गया है अनुच्छेद 74 में। कहाँ कहा गया, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। यह राष्ट्रपति को कार्य करने हेतु क्या देगी, सलाह देगी। यह कहा गया है किसमें, 74 में कहा गया है। अब 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन कब हुए थे। 42वां संविधान संशोधन जो है वह कब हुआ था, वह हुआ था 1976 में, 1976 में। और जो 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था वह हुआ था 1978 में, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। तो इन संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि
जो परामर्श हो को राष्ट्रपति के लिए क्या बना दिया गया है, बाध्यकारी बना दिया गया है। ठीक हो क्या, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के द्वारा यानी कि जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा वह क्या कर दिया गया है, 76 और 78 यानी कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन में इसको क्या कहा बना दिया गया है, बाध्यकारी बना दिया गया है। मतलब जो राष्ट्रपति होगा अगर उसको मंत्रिमंडल सलाह देती है तो उसकी सलाह पर ही उसको कार्य करना होगा, वह उसके लिए कार्य करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। यह व्यवस्था की गई। ठीक हो क्या, और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। ठीक हो क्या, यह मंत्री और राष्ट्रपति की गोपनीयता को क्या करता है, दर्शाता है। अगर जो सलाह देता है कौन, मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्री कोई अगर उसको सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को, तो उसको हम किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब किसी भी न्यायालय में उसके लिए हम न्यायालय में केस नहीं कर सकते हैं, उसकी जांच नहीं बैठा सकते हैं। ठीक हो क्या, तो इसमें क्या है कि इनकी गोपनीयताओं से संबंधित क्या है, इस पर बल दिया गया है। अब बात आती है कि 1971 में, कब, 1971 में, अब 1971 में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने पर के पश्चात भी, मतलब अगर लोकसभा यानी कि LS हम शॉर्ट में लिख देते हैं LS, यानी कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विघटन होने के बाद जो मंत्रिपरिषद होगी, ठीक हो गया, अगर विघटन हो गया तो विघटन होने के बाद जो मंत्रिपरिषद होगी इसका विघटन नहीं होगा। यह किस में कहा गया है, यह कहा गया है जो उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया 1971 में। ठीक हो गया, 1971 में कहा गया है कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक हो गया, किसकी सलाह पर, कब, कैसे कर सकता है, अगर जो लोकसभा है, लोकसभा अगर क्या हो जाता है, अपना विश्वास मत खो देता है, ठीक हो गया, यानी कि विश्वास मत खो देता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसका विघटन कर दिया जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा। यह कहा गया कब, 1971 में। और अनुच्छेद 74 में अनिवार्य है कि जो राष्ट्रपति होगा वह अपनी कार्य शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह एवं सहायता की नहीं कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से, ठीक हो गया, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा, वह कार्य कैसे करेगा, मंत्रिमंडल की सलाह पर, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वह क्या करेगा, कार्य करेगा। यह किस में कहा गया है, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 74 में ऐसा कहा गया है। अगर वह कौन, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से अगर कार्य करता है, ठीक हो गया, यानी कि अपनी इच्छा से कार्य करता है, उसकी मतलब मनमानी करता है, तो यह क्या माना जाता है, अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाता है। ठीक हो गया, तो राष्ट्रपति के लिए क्या कर, ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही की जा सकती है। कार्यवाही मतलब उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया इसमें मैंने बताया हुआ है। जो भारत का राष्ट्रपति है उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक हो गया, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है वह प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह इसमें समझाया गया है। ठीक हो गया, तो जो मंत्रियों द्वारा जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, वह किसके तहत दी जाती है, अनुच्छेद 74 यानी कि अनुच्छेद 74 के तहत दी जाती है। अब उसके बाद बात आती है मंत्रियों की नियुक्ति की बात। ठीक हो गया, अब मैंने बताया हुआ था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो मंत्रियों की नियुक्ति होगा वह कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक हो गया, कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या की जाएगी, मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। परंतु वह कैसे इनकी नियुक्ति करेगा, मंत्री की नियुक्ति जो है वह करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है, और अन्य जो मंत्री होती हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। ठीक हो गया, तो इसको भी आप समझ गए होंगे, इसको मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब उसके बाद बात आती है
अब उसके बाद बात आती है मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनके वेतन के बारे में। तो जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को जो शपथ होता है वह शपथ ग्रहण उनके मंत्री पद ग्रहण करने से पहले जो भारत का राष्ट्रपति है वह मंत्रियों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक हो गया। और भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी क्या करता है, शपथ देता है। ठीक हो गया। यानी कि मंत्री को भी कौन देगा, भारत का राष्ट्रपति ही देता है, और प्रधानमंत्री को भी भारत का राष्ट्रपति ही देता है। क्या? गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब आती है उनके वेतन और भत्ते की बात। अब वेतन और भत्ते जैसे जैसे प्रधानमंत्री को दिए जाते हैं वैसे ही वेतन और भत्ते मंत्री को भी दिए जाते हैं। जो वेतन और भत्ते होते हैं वह समय समय पर परिवर्तित किए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद के ही द्वारा। ठीक हो गया। जो वेतन और भत्ते होते हैं वह संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। और इनको जो अन्य सुविधाएँ जो दी जाती हैं वह जैसे निःशुल्क आवास हो गया, चिकित्सा हो गया, ठीक हो गया, और मतलब विभिन्न प्रकार के इनको सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक हो गया। जैसे अगर ये इधर उधर जाते हैं उसके लिए भी इनको निःशुल्क क्या दिया जाता है, परिवहन की सुविधा दी जाती है। ठीक हो गया। तो अन्य बहुत सारे इनको सुविधाएं इसमें दी जाती हैं। ठीक हो गया। ये भी समझ गए होंगे। अब बात आती है मंत्रियों के उत्तरदायित्व। ठीक हो गया। तो जो मंत्री के उत्तरदायित्व होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है क्या, सामूहिक उत्तरदायित्व, और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वह संविधान के अनुच्छेद 75 में साफ साफ कहा गया है कि जो मंत्री होंगे, ठीक हो गया, जो मंत्री परिषद होगी वह लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 75 में साफ साफ इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मतलब सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है वह लोकसभा के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होगी। ठीक हो गया। अब बात आती है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में भी अनुच्छेद 75 में साफ साफ वर्णन किया गया है। ठीक हो गया। तो जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है इसका वर्णन भी 75 में अनुच्छेद 75 में साफ साफ वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि मंत्री जो हैं, ठीक हो गया, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ठीक हो गया। मतलब कहने का है कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, परंतु यह क्या है कि तब वह हटा सकता है जब प्रधानमंत्री उसको सलाह देता है कि इनको हटाए। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होंगे, और जब भी ये हटाए जाएंगे वह कौन इनको हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो मंत्री हैं, ठीक हो गया, मंत्री को राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को समय, जैसे अगर इनका समय कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब एक मंत्री अगर बनता है, यानी कि जो लोकसभा सदस्य बनता है, लोकसभा का सदस्य 5 साल के लिए बनता है, और जो मंत्री होता है वह जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए बने। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा वो तब तक बनेगा, क्योंकि उसके किसके प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक हो गया। तो उसको जो मंत्री है वह उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। कब ये हटाएगा? तब हटाएगा जब इसको सलाह देगा कौन, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सॉरी, ठीक हो गया। भारत का प्रधानमंत्री कहेगा कि इस मंत्री को आप हटा दीजिएगा, तो उसकी सलाह पर किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक हो गया। ये हो गए मंत्रियों के उत्तरदायित्व। ठीक होगा। सामूहिक में हो जाएगा वह लोकसभा के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, और व्यक्तिगत में हो जाता है कि वह राष्ट्रपति की क्या होता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद की संरचनाएं। ठीक हो गया। मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी संरचना कैसे होती है? मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी जो श्रेणियां होती है वह 3 प्रकार से बांटी गई है। ठीक हो गया। 3 प्रकार से बांटी गई है। पहला जो होता है वह होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा जो होता है वह होता है राज मंत्री, और जो तीसरा होता है वह होता है उप मंत्री। अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज मंत्री क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। ठीक हो गया। कैबिनेट जो मंत्री होता है वह केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ठीक हो गया, इन प्रकार से विभिन्न जो अन्य मंत्रालय होते हैं वे कैबिनेट के सदस्य ही क्या करते हैं, कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनको यह दिए जाते हैं।
ठीक हो क्या। और वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं और उनकी बैठक में भाग लेते हैं कौन, कैबिनेट मंत्री। किनकी बैठक में, इनकी गृह मंत्रालय की जैसी बैठक हो जाती है, रक्षा मंत्रालय की बैठक होती है, ठीक हो क्या, वित्त मंत्रालय की बैठक होती है, इसमें कौन भाग लेगा, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही क्या करता है, भाग लेता है तथा नीतियों को निर्धारित करता है। मतलब जो इनकी नीतियाँ होंगी वह कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही क्या की जाती है, इन नीतियों को क्या किया जाता है, निर्धारण इनका किया जाता है। तो ये हो गए कैबिनेट मंत्री। मतलब जो कैबिनेट मंत्री होंगे उन्हीं को जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, बड़े बड़े जो मंत्रालय होते हैं वही इनको दिए जाते हैं। अब उसके बाद आती है राज्य मंत्री, ठीक हो गया। यानी कि जो राज्य मंत्री, आपने देखा होगा कि राज्य मंत्री विशिष्ट प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस प्रकार से उनकी गाड़ियों आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो जो राज्य मंत्री होते हैं वह जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, यानी कि जो मैंने अभी कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय बताए थे, जो विभिन्न मंत्रालय जो होते हैं उनका स्वतंत्र प्रभार इनको दिया जाता है, ठीक हो गया। यानी कि उन्हीं मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। मतलब जो राज्य मंत्री होते हैं वह क्या करते हैं, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इनकी के लिए क्या करते हैं, यह कार्य करते हैं, ठीक हो गया, उनके कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। तो उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ सहयोग बनाया, मतलब उनके द्वारा सहयोग बनाया जाता है कैबिनेट मंत्रियों के साथ। किनके द्वारा, राज्य मंत्रियों, यानी कि राज्य जो मंत्री होते हैं इनका क्या, इनके द्वारा क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। और कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभिन्न प्रभार, यानी कि विभिन्न जो विभाग होते हैं इन प्रभाग इनको क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक हो गया। और मंत्रालय से संबंधित विशेष कार्य जो होते हैं, कोई भी अगर विशेष कार्य हो वह इनको सौंपा जाता है, किनको, राज्य मंत्री को, ठीक हो गया। मतलब यह प्रॉपर मंत्री न हो करके क्या होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इन्हीं का क्या करते हैं, यह कार्य करते हैं, यानी कि स्वतंत्र प्रभार होते हैं कौन, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं यानी कि दोनों मामलों में ही कैबिनेट मंत्री की देखरेख और सलाह देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक हो गया, कौन, राज्य मंत्री। अब उसके बाद बात आती है कौन, किसकी, उसके बाद बात आती है उप मंत्री की, यानी कि जो उप मंत्री होते हैं, उप मंत्रियों का जो कार्य होता है उसके बारे में हम समझते हैं। जो उप मंत्री होते हैं उनका जो कार्य होता है वह होता है कि जो मंत्रालय होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उनके जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं यह वह नहीं होते हैं, ठीक हो गया। मतलब जो राज्य मंत्री थे वह तो कैबिनेट मंत्रालय की क्या थे, स्वतंत्र प्रभार थे, परंतु जो उप मंत्री होंगे वह इनके स्वतंत्र प्रभार नहीं होते हैं, ठीक हो गया। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक हो गया, राजनीतिक हो गया, संसदीय कार्यों में क्या किया जाता है, इनके द्वारा सहयोग किया जाता है। किनको कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को क्या किया जाता है, इनके द्वारा सहयोग किया जाता है, ठीक हो गया। और वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। अब कैबिनेट के सदस्य तो कौन, राज्य मंत्री भी नहीं होते हैं और ये भी नहीं होते हैं। और जो कैबिनेट की बैठक होती है इन बैठकों में भी यह भाग नहीं लेते हैं, कौन, उपमंत्री। और कैबिनेट की बैठकों में राज्य मंत्री भी भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। मतलब साफ साफ अंदर समझने के लिए क्या है कि जो राज्य मंत्री और उपमंत्री होंगे वह क्या होंगे, उनका कार्य क्या होगा, कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग करना होगा, ठीक हो गया, क्या कर। और जो राज्य मंत्री होगा यह इसमें थोड़ा सा चेंजेज ये है कि जो राज्य मंत्री होंगे उनको किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक हो गया। आपने इन लोगों की गाड़ियों में देखा होगा, जैसे किसी का भी नाम है, ठीक हो गया, उसके नाम के आपकी मतलब राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार लिखा होगा। लेकिन जो उपमंत्री होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। अब उपमंत्री और राज्य मंत्री का कार्य होता है इनका सहयोग करना, किनका, कैबिनेट मंत्री का, ठीक हो गया। इसको आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। मतलब जो मंत्री परिषद है जो और जो मंत्रिमंडल है इनमें क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या डिफरेंस है। मतलब जो मंत्रिमंडल है और जो मंत्री परिषद है इनमें अंतर क्या क्या है उसको हम देखते हैं। मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है, ठीक हो गया। दोनों में क्या होता है, एक निश्चित अंतर होता है। ये एक दूसरे के संरचना, कार्य व भूमिका के कारण भिन्न है, ठीक हो गया। मतलब इनके कार्य, इनकी भूमिका के कारण, इनकी संरचना के कारण ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं मंत्री परिषद को, ठीक हो गया। मंत्री परिषद क्या होते हैं।
जो मंत्रिपरिषद होती है वह एक बड़ी निकाय होती है। मंत्रिपरिषद में कितने 60 से 70 क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। ठीक हो गया। मंत्रिपरिषद में पूरे जैसे कैबिनेट मंत्री भी आ जाएंगे इसमें, और राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, उप मंत्री भी आ जाएंगे, सारे के सारे जितने भी मंत्री होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे किसमें, मंत्री परिषद में। इनमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक हो गया। सभी के सभी मंत्री इसमें क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती हैं, मतलब एक साथ बैठ करके यह बैठक नहीं करते हैं। किसके लिए, सरकारी कार्यों के लिए। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है, मतलब इनका सामूहिक रूप से कार्य नहीं होता है। इससे सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु कागजों में। ठीक हो गया। कागजों में इनको सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें जो शक्तियां देखने को मिलती हैं वह देखने को मिलती हैं कैबिनेट मंत्री को ही। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। ठीक हो गया। मंत्रिमंडल जो होता है वह क्या होता है, वह शक्तिशाली होता है। उसी के द्वारा मंत्रिपरिषद का कार्यों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है। जो निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाएंगे उनको लागू करने का काम किसका होता है, मंत्रिपरिषद का होता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक हो गया। संवैधानिक निकाय है। इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 में किया गया है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक हो गया। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है। अब उसके बाद हम समझते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझ रहे हैं ना हम। तो अब मंत्रिपरिषद में सदस्य कितने थे, सदस्यों की संख्या इसमें हो जाती है कितनी, 60 से 70 लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। परंतु जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय यानी कि लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं मुख्य रूप से यही इसमें क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। किसमें, मंत्रिमंडल। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल किए जाते हैं। मतलब अभी हमने देखा था मंत्रिपरिषद में कि मंत्रिपरिषद में सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। परंतु मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यह एक निकाय की तरह कार्य करती है। ठीक हो गया। मतलब जैसे मंत्रिपरिषद जो थी वह निकाय की तरह कार्य नहीं करती थी, यानी कि उसका सामूहिक रूप से कार्य नहीं हो रहा था। परंतु यहाँ पर मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से कार्य होगा, यानी कि निकाय की तरह कार्य करेगा। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार क्या करते हैं, अपनी बैठक करते हैं, यानी कि सप्ताह में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। ठीक हो गया। यानी कि जो भी निर्णय लेने होते हैं वह निर्णय लेती है और इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। ठीक हो गया। जो भी इनके क्रियाकलाप होंगे वो क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं। ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो मंत्रिपरिषद की शक्ति होती है, ठीक हो गया, वास्तविक रूप से यही उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मंत्रिपरिषद नहीं कर पाती है और उनके लिए कार्य करती है। ठीक हो गया। उनके लिए जो कार्य बनाने होते हैं, जो भी कार्य होते हैं वो यह करते हैं। किन के लिए कार्य बनाते हैं, मंत्रिपरिषद के लिए। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेने के निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो मंत्रिमंडल है वह क्या करती है, निर्देश देती है किसको, मंत्रिपरिषद को, और यह सभी मंत्रियों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। उसके बाद है यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं इनके अनुपालन की देखरेख जो है कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में कब रखा गया, 1978 में इसको रखा गया। ठीक होगा। अनुच्छेद 352 में कब रखा गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है। किसको, इसको, किसको, मंत्रिमंडल को। और अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। ठीक हो गया। यानी कि मूल स्वरूप में यह शामिल नहीं था और अनुच्छेद 352 में इसकी क्या की गई है, व्याख्या की गई है। ठीक हो गया। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। कौन, मंत्रिमंडल। ठीक हो गया। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका की। ठीक हो गया। इनकी मंत्रिमंडल जो है वह उसकी जो हमारे संविधान में क्या भूमिका है, ठीक हो गया, उसके बारे में हम देखते हैं।
यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। ठीक हो गया, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो निर्णय लिया जाता है वह किसके द्वारा लिया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है, यानी कि जो भी केंद्र सरकार की नीतियां निर्धारित की जाती हैं वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही क्या की जाती हैं? निर्धारित की जाती हैं। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है, मतलब संस्था है। ठीक हो गया, यानी कि जो भी उच्च कार्यकारिणी संस्था है केंद्र सरकार की वह कौन है? मंत्रिमंडल है। यह केंद्र प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। ठीक हो गया, यानी कि जो मुख्य समन्वयक है केंद्र प्रशासन की वह कौन है? मंत्रिमंडल है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी होता है। ठीक, किस पर? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, यानी कि जो भी सलाह मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? मानना ही मानना होता है, यानी कि बाध्यकारी होता है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। कौन? मंत्रिमंडल। यह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामले से निपटती है। यह उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासनिकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। ठीक हो गया, यानी कि जितने भी सचिवालय और वरिष्ठ जो भी क्या होते हैं? प्रशासनिक निकाय होते हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं इनकी जो नियुक्तियां होती हैं, ठीक हो गया, इनको नियुक्तियों को जो नियंत्रण करना होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इन्हीं कैबिनेट मंत्री के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक हो गया, लेकिन जो कैबिनेट सचिव होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनकी जो नियुक्ति, यानी कि जितने भी आईएएस हैं, आईएएस जो होते हैं उनकी जो नियुक्ति लेटर होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही इनको नियुक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है वो कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। ठीक हो गया, तो मंत्रिमंडल ही इन जो वरिष्ठ सचिवालय हो गए, प्रशासक सचिवालय के जो प्रशासक हो गए, इनकी जो नियुक्ति होंगी, इन पर जो नियंत्रण होंगे किनके द्वारा लगाए जाते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा लगाए जाते हैं। यह विदेश नीतियों और विदेश मामलों को भी देखते हैं। ठीक हो गया, कौन? मंत्रिमंडल। ठीक हो, क्योंकि जितने भी मंत्रालय होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत आते हैं। और जो मंत्रिमंडल होता है उसके अंदर कौन आता है? कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। तो सारे के सारे जितने भी मंत्रालय होते हैं वह किसके अधीन रहते हैं? इन्हीं मंत्रियों के अधीन रहते हैं। अब आप लोगों ने बहुत से बार नाम सुना होगा किचन कैबिनेट का। ठीक हो गया, यानी कि किचन कैबिनेट है क्या चीज़, इसको हम समझते हैं। जो किचन कैबिनेट होता है, यानी कि इसको हम आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं। ठीक, किसको? किचन कैबिनेट को। तो इसको हम समझते हैं। यह कैबिनेट 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक हो गया, यह किचन जो कैबिनेट होता है यह 15 से 20 महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के खास होते हैं, मतलब जो भरोसेमंद होते हैं, इन्हीं मंत्रियों को मिला करके यह मंत्रालय जो होता है, यह कैबिनेट जो होता है वह बनाया जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। यानी कि प्रधानमंत्री अपने चहेते लोगों को ही इसमें क्या करता है? शामिल करता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है। ठीक हो गया, औपचारिक रूप से क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। यह प्रधानमंत्री को क्या करते हैं? सलाह प्रदान करते हैं। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाली यह छोटी निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गई है। ठीक हो गया, यानी कि सत्ता है, जो भी सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनका जो प्रमुख केंद्र बन गया है अभी के टाइम में वह यही किचन कैबिनेट यानी कि जो आंतरिक कैबिनेट है वह बन गया है। क्योंकि इसमें जो प्रधानमंत्री है वह अपने चहेतों को यानी कि अपने भरोसेमंद लोगों को ही इसमें क्या करते हैं? शामिल करते हैं। ठीक हो गया, इस औपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली यानी कि जिस पर वह क्या करता है? भरोसा करता है, प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी यानी कि जिस पर वह क्या करता है? विश्वास करता है, सहयोग रखता है। ठीक हो गया, यानी कि जिनकी वो सहयोगी जो होते हैं उसके उनको इसमें क्या करता है? शामिल किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। ठीक हो गया,
यानी कि जो भरोसेमंद होंगे उन्हीं से प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा, हमेशा हर समस्या की पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु इसके बाहर से भी इसमें क्या किया जाते हैं, मंत्री लोग यानी कि बाहर से भी लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, ठीक हो गया। यानी कि भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे होंगे उनकी अपनी एक क्या होती है, एक आंतरिक कैबिनेट होती है। एक घर के अंदर यानी कि जो कैबिनेट होती है वह एक घर के अंदर बैठते हैं। कौन सी कैबिनेट, किचन कैबिनेट। इसीलिए ही इस कैबिनेट को क्या किया जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। अब मुख्य रूप से जो कैबिनेट होती है उसकी जो बैठक होती है वह किस में होती है, एक विशेष कार्यालय यानी कि जैसे संसद में होगी या कहीं पर भी इसकी एक विशेष होती है। परंतु जो किचन कैबिनेट होती है वह प्रधानमंत्री के घर पर होती है, ठीक हो गया, घर पर होती है और आंतरिक कैबिनेट इसे कहा जाता है, ठीक हो गया। ये अपने घर पे एक गोल घेरा इसमें बनाया जाता है, उस घेरे में बैठ करके इसमें चर्चा की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। और इंदिरा गांधी के ज़माने में आंतरिक कैबिनेट यानी कि जो किचन कैबिनेट है वह अति शक्तिशाली थी, मतलब बहुत सी शक्तिशाली थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के नाम से विख्यात है, ठीक हो गया, उसने अपने भरोसेमंद लोगों को ही इसमें शामिल किया हुआ था और उन्हीं के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं थे उन्हीं को इंदिरा गांधी के द्वारा भी क्या किया जाता, फॉलो किया जाता था। तो इंदिरा गांधी के समय में जो एक किचन कैबिनेट था वह क्या था, अत्यधिक शक्तिशाली हुआ करता था, जिसे किचन कैबिनेट कहा जाता है, ठीक हो गया। इनकी इसी को जो घर के अंदर यानी कि भरोसेमंद लोगों के साथ या घर के कुछ सदस्यों के साथ एक मीटिंग यानी कि कैबिनेट का रूप धारण कर लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। प्रधानमंत्री के आंतरिक कैबिनेट यानी कि जो आंतरिक कैबिनेट होती है प्रधानमंत्री की, उसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह एक छोटा अंग है यानी कि छोटा रूप है, छोटी सी कैबिनेट है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। यानी कि जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट है उससे भी जो किचन कैबिनेट होती है वह निर्णय लेने के मामले में क्या होती है, अत्यधिक प्रभावशाली होती है। इसकी बैठकें होती रहती हैं, यानी कि इसकी बैठकें जब भी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा अपने घर में किचन कैबिनेट का आयोजन किया जाता है, इनकी इसकी बैठकें की जाती हैं। यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटाती है, ठीक हो गया। यानी कि जो बड़ी कैबिनेट है उसकी अपेक्षा जो किचन कैबिनेट होती है वह सरकार के कार्यों को अधिक तत्परता से क्या कर देती है, निपटा देती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। हालांकि इसके कई दोष भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे उन दोषों को हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। यह एक उच्चतम निर्णय करने वाले अंग के रूप में कैबिनेट में महत्ता व अधिकारों को कम कर देती है। यानी कि जो कैबिनेट होती है उसकी महत्ता, उसकी महत्वता है, उसके अधिकार हैं, उसको एक कम कर देती है। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उसकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है, ठीक हो गया। यानी कि जो कैबिनेट के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और कुछ बाहर के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अगर बाहर के लोग शामिल हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो कानूनी प्रक्रिया है उसको क्या कर देंगे, ये लोग उलझा देते हैं। यह इसकी क्या होती है, इसके कुछ दोष भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत क्या है, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाए उसी को क्या कहते हैं, हम किचन कैबिनेट कहते हैं। भारत में अनोखा नहीं है, ठीक हो गया। यह जो किचन कैबिनेट है यह भारत में ही नहीं है, यह अमेरिका और ब्रिटेन में भी क्या है, किचन कैबिनेट हमें देखने को मिलती है, ठीक हो गया, जो अत्यधिक क्या है, प्रभावशाली और शक्तिशाली रही है, ठीक हो गया। यानी कि जो किचन कैबिनेट है वो भारत में ही हमें देखने को नहीं मिलती है, यह विदेशों में भी हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो
जो मंत्रालय होते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, इनकी कुछ विशेष क्या होती हैं, विशेषताएं, इनकी जो कुछ समितियां होती हैं, इन समितियों की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हम देखते हैं। क्या क्या इसकी समितियां होती हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इसको हम समझते हैं। पहला तो है, यह प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक तथा संवैधानेतर हैं। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों में इसकी स्थापना के लिए कहा गया है। ठीक हो गया, इनके संविधान में इसकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु कार्य या नियमों के रूप में हम इसको देखते हैं। यानी कि जो कैबिनेट की जो समितियां हैं वह बनाई गई हैं, इनको बाद में बनाया गया था। ये समितियां दो प्रकार की ही होती हैं, स्थायी तथा तदर्थ। ठीक हो गया, इनकी तदर्थ समितियां होंगी, स्थायी समितियां होंगी। ये दो प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, यानी कि जो स्थायी समितियां होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, स्थायी प्रकृति की होती हैं। जबकि तदर्थ समिति अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि इनको कभी भी भंग किया जा सकता है। तदर्थ समिति का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होने के पश्चात इनका विघटन किया जाता है। ठीक हो गया, जो तदर्थ समिति होती है, अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति को सुलझाने के लिए उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, इस तदर्थ समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। लेकिन जब भी इसका क्या होता है, कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद इसको भंग किया जाता है। ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थितियों की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं, इसलिए इसकी संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदल जाती है। ठीक हो गया, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्य को क्या करने के लिए, यानी कि त्वरितता से, इनकी तीव्रता से करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है। ठीक हो गया, और समय समय पर इनका क्या होता है कि गठन भी होते रहता है और इनका विघटन भी कर दिया जाता है। तो जो परिस्थिति होती है, जो उस हालात होते हैं, उसके हालात के अकॉर्डिंग ही ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है, यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं, जो समितियां होती हैं, मंत्रालय की, मंत्रिपरिषद की जो समिति होती है, मंत्रिमंडल की जो समिति होती है, इनकी जो संख्या होती है, सदस्यों की जो संख्या होती है, 3 से लेकर के 8 लोगों के बीच में इनकी सदस्यता होती है। सामान्यतः इनके सदस्य कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक हो गया, जो कैबिनेट के मंत्री होंगे सामान्यतः इन्हीं लोगों को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता में प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, यानी कि जो गैर कैबिनेट, यानी कि जो कैबिनेट के मंत्री नहीं होकर के अन्य जो मंत्री होते हैं वह इसमें शामिल नहीं होते हैं। इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी मामला होता है, जिस भी मंत्रालय से संबंधित मामला होता है, उसके ही इसमें सदस्य न होकर के जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं वह भी इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। जो मंत्रिमंडल की जो समितियां होते हैं उनकी जो प्रमुख होते हैं प्रायः किसको बनाया जाता है, प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री को भी इनकी अध्यक्षता दी जाती है। ठीक हो गया, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करता है। ठीक हो गया, अगर किसी भी कोई समिति ऐसी बना दी गई जिसमें प्रधानमंत्री को सदस्य बनाया जाता है, तो उसकी जो अध्यक्षता होगा वह कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा, क्योंकि जो मंत्रियों का क्या प्रधान होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो उसकी अध्यक्षता करेगा वह कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती है और मंत्रिमंडल के विचारों के लिए प्रस्ताव बनाती है, बल्कि निर्णय भी लेती है। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ठीक हो गया, जो समितियां बनाई जाती है वह मंत्रिमंडल के विचारों को भी क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। ठीक हो गया, बल्कि इसमें निर्णय भी देती हैं, अपना निर्णय भी देती हैं। हालांकि जो मंत्रिमंडल होता है वह इन निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, इनकी जाँच कर सकता है। समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए संगठन युक्त की तरह है। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती है। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक हो गया, ये क्या है, मंत्रिमंडल समितियों के जो हैं कार्य हैं। ठीक हो गया, ये
करती हैं। अब उसके बाद आती है जो मंत्रिमंडलीय जो समिति हैं वह अब तक कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कब कब इन्हें क्या किया गया है, विघटित किया गया है। तो सबसे पहले बात आती है 1994 में जो मंत्रिमंडलीय समितियां थी उनकी जो संख्या थी वह कितनी थी, 13 थी। अब इसमें से कौन कौन सी समितियां थी, जैसे राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होगी, प्राकृतिक प्रकोप यानी कि जो आपदा से संबंधित जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वह थी, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होगी, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होगी, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, विदेश निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, यानी कि जो औषधि का दुरुपयोग किया जाता है यानी कि जो नशीली दवाइयों के सेवन से संबंधित जो समिति, इन पर नियंत्रण करने से संबंधित समिति होगी, कीमतों प्राइस के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, व्यापार पर निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, व्यापार एक्सपेंडिचर के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी। यह थी कब, 1994 में। कितनी, 13 समितियां। ठीक है, कितनी समितियां थी, 13 समितियां थी। और 2003 में 13 में जो समितियां थी वह कितनी थी, 10 थी। ठीक हो गया, 1994 में कितनी थी, 13 थी, और 2013 में समितियों की संख्या घट करके फिर कितनी रह गई थी, 10 रह गई थी। कौन कौन सी, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, कीमतों के लिए नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए समिति होगी, सुरक्षा के लिए समिति होगी, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति होगी, UIDA यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों के लिए समिति, आवास के लिए समिति। मतलब ये कितनी, 2013 में कितनी समितियां रह गई थी, 10 समितियां रह गई थी। लेकिन जो वर्तमान में जो समितियां कार्य कर रही हैं वह कितनी कर रही हैं, 8 समितियां कार्य कर रही हैं। अब इसमें से भी 2 समितियां क्या कर दी गई हैं, विघटित कर दी गई हैं। कौन कौन सी समितियां बची हुई है वर्तमान में, राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति से संबंधित समिति, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, आवासीय के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडलीय समिति, रोजगार एवं कौशल विकास एवं मंत्रिमंडलीय समिति। तो वर्तमान में जो समितियां काम कर रही हैं वह कितनी कर रही हैं, 8 समितियां कार्य कर रही हैं। अब हमने बोला है कि जितनी भी मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो अधिकतर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मामलों में गृह मंत्री होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट में जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं इनके जो कार्य होते हैं क्या क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समिति हैं। ठीक हो गया, कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक मामलों की समितियां, राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामले जो होते हैं वो कौन देखता है, राजनीतिक संबंधी समिति की जो मामले होते हैं वह कौन देखता है, राजनीतिक मामले संबंधी समिति इनकी देखरेख करता है। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देश करती है तथा इनमें समन्वय स्थापित करती है। कौन, आर्थिक मामलों से संबंधित समिति। और नियुक्ति समिति केंद्र सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। कौन, नियुक्ति संबंधी समिति जो होती है। उसके बाद है संसदीय मामलों की समिति, संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों की देखरेख कौन करता है, संसदीय मामले की जो समिति होती है। ठीक हो गया, इनमें से जो 3 समितियां हैं कौन कौन सी, राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति संबंधी जो समिति हैं इनके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जो संसदीय मामलों की जो समिति होती है, चौथी जो समिति है संसदीय मामलों की जो समिति, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं भारत के गृह मंत्री। ठीक हो गया, गृह मंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय
समितियां जो होती हैं वह सर्वशक्तिशाली समिति, राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है। ठीक हो गया। सभी मामलों में जितनी भी समितियां होती हैं, जितनी भी मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं, इन मंत्रिमंडलीय समितियों में सबसे जो शक्तिशाली समिति है वह राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति है। ठीक हो गया। इसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसी को, जो राजनीतिक मामलों से संबंधित जो समिति है, इसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक हो गया। इसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एक सुपर कैबिनेट क्या होती है इसके बारे में। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।